सो सेकेंडरी इंग्लिश में न्यू बुक के अंदर आज हम एक नॉवेल डिस्कस करने वाले हैं। एक ही नॉवेल है जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं हमारे पास इन फर्स्ट सेकेंडरी इंग्लिश, जैसे कि फर्स्ट टर्म में भी था। फर्स्ट पोर्शन आपका था प्रोज का, चैप्टर्स का, सेकंड पार्ट आपका है पोइट्री का, और थर्ड पार्ट आपका ये नॉवेल पर बेस करता है, दैट इज़ नॉवेल। तो आज हम एक नॉवेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो नॉवेल किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ अ नॉवेल। तो नॉवेल को मैंने सिंपल डिफाइन किया, अ लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी बेस्ड अपॉन अ प्लॉट हैविंग अ कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, नॉवेल भी बेटा एक कहानी ही होती है, स्टोरी होती है, लेकिन नॉवेल एक ख़ास किस्म की स्टोरी को कहा जाता है। तो नॉवेल किस स्टोरी को कहते हैं, अ लॉन्ग, एक लंबी नॉवेल। कभी भी 1 पेज या 2 पेज की नहीं होगी, वो शॉर्ट स्टोरी होती है। नॉवेल 100 पेज, 200 पेज, 400 पेज, 1000 पेज तक हो सकती है। तो एक लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी, जैसे कि जो आज हम जो नॉवेल पढ़ने वाले हैं वो तकरीबन 400-450 पेज का है। आज तो मैं लेकर नहीं आ सका, मैं निकाला था, मैं भूल गया इसका ओरिजिनल वर्जन, इसकी बुक 400-450 पेज की। कल मैं आपको लाकर, कल तो ऑफ है वैसे, बाद में लाकर दिखाऊंगा। तो 400-450 पेज की नॉवेल है, लेकिन अब इसमें 450 पेजेस हम नहीं पढ़ने वाले। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है नॉवेल का जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है, उसको समराइज़ किया, खुलासा पढ़ने वाले हैं बस हम। वो भी अच्छा खासा लॉन्ग हो जाएगा खुलासा सिर्फ इसका। ठीक है, तो हम इसका एक एवरेज वर्जन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अक्सर होता है कि जो उर्दू में नॉवेल्स लिखे जाते हैं, जब उन पर ड्रामा बनाया जाता है, तो अक्सर चीज़ें 50% से ज़्यादा चीज़ नॉवेल की ड्रामे से हटा दी जाती हैं। जो जिसने नॉवेल पढ़ा होता है उस ड्रामे को, उसको पता होता है कि कितनी चेंजिंग इसमें की गई है, या कितनी चीज़ें, कितने कैरेक्टर्स हटाए गए इसमें से, ताकि जो ड्रामा 20-25-30 एपिसोड में ख़त्म करना होता है। अगर एक 1000 पेज के नॉवेल पे ड्रामा बनाया जाए तो 100 एपिसोड से ऊपर चला जाए, और वो पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस इतनी बड़ी ड्रामे को बना ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी एक्टर एक्ट्रेस को। इसकी वजह से वो शॉर्ट कर देते हैं मजबूरन। यहाँ पर इसलिए शॉर्ट किया गया कि ताकि हम पढ़ सकें जल्दी, 1 साल के अंदर सारा कोर्स कवर हो सके। अगर उतना ही लॉन्ग 400-450 पेज की नॉवेल डाल देते तो फिर हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन पिछली बार जो सेकेंडरी के अंदर जो नॉवेल थी ना, द प्रिजनर ऑफ ज़ेंटा, दैट वाज अ कंप्लीट नॉवेल ऑफ 250 पेजेस। उसमें कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं थी। इस बार जो हम पढ़ रहे हैं न्यू बुक के अंदर, इट इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन। ये कंप्लीट वर्जन नहीं, आप नेट पे जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा वर्जन आपको मिलेगा। इसका खुलासा समझ जाए, इसमें दिया गया एक समराइज वर्जन, वो भी अच्छा खासा लॉन्ग है। तो नॉवेल क्या होती है, नॉवेल इज़ अ लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी। एक लंबी लॉन्ग होती है, फिक्शनल मतलब झूठी, एक लंबी झूठी या फर्जी कहानी होती है जिसका सच से ताल्लुक़ नहीं होता। बेस्ड अपॉन प्लॉट, जो किसी प्लॉट पर बेस करती है। नॉवेल जो है बेटा वो नॉवेलिस्ट लिखते हैं, नॉवेल निगार लिखते हैं। अब जब नॉवेलिस्ट जब नॉवेल लिखते हैं तो सबसे पहले वो नॉवेल का प्लॉट लिखते हैं। जैसे एक घर जब आपको बनाना है, सबसे पहले आपको प्लॉट ख़रीदना पड़ता है। उस प्लॉट के ऊपर जब जितना लंबा घर चाहे उतना तामीर कर सकते हैं। प्लॉट ही नहीं होगा तो घर को तामीर करने का मकसद ही कोई नहीं है। तो नॉवेल के अंदर प्लॉट का होना ज़रूरी है। प्लॉट क्या होता है कि एक जो नॉवेलिस्ट होता है सबसे पहले 4-5-6 पेजेस में नॉवेल का प्लॉट लिख देता है, जो उसका सेंट्रल आइडिया होता है कि नॉवेल को शुरू कहाँ पे करना है और ख़त्म पर कहाँ पे करना है, और बीच में मेन पॉइंट्स क्या आएंगे। देन उसके बाद वो उसमें कैरेक्टर्स ऐड करते हैं, डायलॉग्स ऐड करते हैं, ये सब ऐड करते हैं। डायरेक्ट अगर लिखना शुरू करेंगे तो फिर तो पूरा नॉवेल आगे पीछे और लूजी सा हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लॉट डेवलपमेंट होती है। और वेन एवर अ नॉवेल इज़ रिटन देयर मस्ट बी अ कैरेक्टर डेवलपमेंट। नॉवेल के अंदर कैरेक्टर को स्लोली डेवलप किया जाता है। शुरू जब कहानी स्टार्ट होती है तो कैरेक्टर के बारे में आइडिया नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे ऐसे कहानी बढ़ते रहती है तो आप कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ अ गुड नॉवेल। ठीक है, इन एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ बीन रिटन। सो नॉवेल में कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़रूरी है। एक कैरेक्टर को, जैसे यहाँ पर जो हम एक नॉवेल पढ़ने वाले हैं, इसमें एक कैरेक्टर उसको बचपन से 7 साल की उम्र से, या हाँ छोटे 7 साल की उम्र से एक कैरेक्टर को उठाया गया है और उसकी जवानी तक लेकर जाया गया। मतलब बचपन से लेकर उसकी आखिरी मतलब के लाइक जवानी तक की स्टोरी इसमें बताई गई है। तो कैरेक्टर को डेवलप किया जा रहा है, जो मेन कैरेक्टर है। तो ये ज़रूरी होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। ड्रामे में भी ऐसे ही होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट एपिसोड में समझ में नहीं आता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो नॉवेल की डेफिनेशन मैंने बता दी कि व्हाट इज़ अ नॉवेल। जिनको नहीं पता तो उनको पता लग जाए। आज जो हम नॉवेल पढ़ने वाले बेटा, इसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। बड़ी उम्मीदें, अजीम उम्मीदें।
द नॉवल विच इज़ इन आवर सिंटेक्स बुक बोर्ड इन न्यू बुक इज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम उम्मीदें या बड़ी उम्मीदें, जिसको 1861 में 1861 में इसको पब्लिश किया गया, शाया किया गया। 1861 में इसको पब्लिश किया गया, तो काफ़ी पुरानी स्टोरी है, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बड़ी उम्मीदें। और आज हम इसका लेक्चर 1 डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हियर टुडे, ठीक है। सो द नॉवेलिस्ट इज चार्ल्स डिकेंस। नॉवेल लिखने वाले कौन है बेटा? वेरी फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, दैट वाज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने इस नॉवेल को लिखा है और उन्होंने इंग्लिश के बहुत मशहूर नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से जो फेमस नॉवेल्स हैं वो 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कूपरफील्ड, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। दीज आर द 4 फेमस वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। इनके बारे में क्या याद रखना है कि बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लिश हैं। व्हेन ही वाज 12 years old, his father was sent to prison for debt and he had to leave school to work in a factory। इनके बारे में इनके ज़िंदगी का एक आपको याद रखना है एक वाक़या कि जब ये 12 साल के थे चार्ल्स डिकेंस, तो 12 साल के जब ये थे तो उनके फादर को, उनके वालिद को एक जेल भेज दिया गया फॉर डेट, कर्ज़े की वजह से। एंड ही हैड टू लीव स्कूल टू वर्क इन अ फैक्ट्री, और उनको स्कूल छोड़ना पड़ा और स्कूल छोड़कर उनको किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर, एक मज़दूर के तौर पे काम करना पड़ा, जस्ट 12 साल की उम्र में। उस वक्त लेबर लॉज नहीं थे, 1800 की बात है, तो ये हुआ। तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी इस तरह से ना गुर्बत में गुजरी चार्ल्स डिकेंस की। और ये जो गुर्बत का जो अक्स है ये इनकी तमाम नॉवेल्स में दिखाई देता है। चार्ल्स डिकेंस सोशल इश्यूज़ पर, समाजी मामलात पर, सोशल इश्यूज़ पर बहुत लिखा करते थे। ख़ास तौर पे जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो मसाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने नावल में उजागर किया करते थे। और उनके हर नावल के अंदर ऐसी चीज़ दिखाई देगी। सेम यही नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में ऐसे ही एक कहानी है जो एक ऑर्फन, एक यतीम बच्चे की है जो गुर्बत से अमीरी की तरफ गया, ठीक है। तो या उसने बड़ी उम्मीदें लगाई, ठीक है। तो ये एक नावल है, 1861 में इंग्लैंड में पब्लिश हुई, तो काफ़ी पुरानी बात है। तो बहुत कोई आज को कोई लेटेस्ट नावल नहीं है, वेरी ओल्ड नावल इट इज़, जो हमारे पेपर में आएगा। इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स क्या है बेटा इसके अंदर? तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है, बुक में लिखा हुआ है आपके स्टार्ट में, लेकिन मैंने यहाँ 7 कैरेक्टर डाला है जिनके बारे में शायद आज बात होगी। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है पिप, PIP, पिप, जिनका पूरा नाम है फिलिप पिरिप। फिलिप पिरिप को इन शॉर्ट लिखा जा रहा है पिप। द फुल नेम इज़ फिलिप पिरिप एंड ही इज़ द मेन कैरेक्टर। ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नावल। ही इज़ अ पुअर ऑर्फन बॉय, ऑर्फन मीन्स यतीम, एक गरीब यतीम लड़का, वॉन्ट्स टू बी अ जेंटलमैन, जिसका एक ड्रीम है, जिसका ख्वाब है कि वो एक जेंटलमैन बनना चाहता है, एक अजीम इंसान बनना चाहता है। सेकंड कैरेक्टर है मिसेस जो गारगरी। मिस्टर जो गारगरी कौन है? पिप्स हार्श सिस्टर हु रेज्ड हिम। पिप की हार्श, गुस्सीली बहन, जिसने उसके माँ बाप के मरने के बाद उसको पाल पोस के बड़ा किया, दैट इज़ मिसेस जो गारगरी। मतलब ये वाइफ है किसकी? जो गारगरी की। अब जो गारगरी कौन है? जो गारगरी इज़ पिप्स काइंड ब्रदर इन लॉ। अब जाहिर सी बात है कि ये इसकी बहन का शौहर है, तो ब्रदर इन लॉ हो गया पिप का। काइंड, बड़ा मेहरबान है, ये इसकी बहन के बड़े बरक्स है। जो गारगरी एक काइंड ब्रदर इन लॉ है, मतलब एक मेहरबान ब्रदर इन लॉ है। और प्रोफेशन के लिहाज से क्या? एक ब्लैक स्मिथ है, एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है। इसके बाद फोर्थ है अंकल पम्बलचूक, दैट इज़ पिप्स पॉम्पियस अंकल। पिप्स के चचा हैं ये। पॉम्पियस मतलब दिखावे वाले, शोबाज किस्म के, ठीक है। तो दिखावा करने वाले, रियाकार किस्म के पिप के अंकल हैं, अंकल पम्बलचूक। नेक्स्ट फिफ्थ इज़ मिस हैविशम। मिस हैविशम कौन है? अ वेल्दी वुमेन, एक अमीर औरत है, एक दौलतमंद औरत है। एस्टेला, एस्टेला कौन है? भी एस्टेला एक लड़की का नाम है। मिस हैविशम्स प्राउड एंड ब्यूटीफुल डॉटर। मिस हैविशम की एक तकब्बुर वाली, घमंडी और ख़ूबसूरत एडॉप्टेड डॉटर है असल में ये, नॉट डॉटर, मतलब उनकी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, बट शी इज़ द एडॉप्टेड डॉटर, जिसको अडॉप्ट किया उन्होंने। एंड पिप लव्स हर डीपली, और पिप जो है वो मेन कैरेक्टर, उससे बहुत मोहब्बत रखता है या मोहब्बत करता है, दैट इज़ एस्टेला। नेक्स्ट इज़ बीडी, द सेवंथ कैरेक्टर, अ सेंसिबल विलेज गर्ल हु हेल्प्स पिप टू लर्न। एक समझदार किस्म की गांव की लड़की, जिस गांव में पिप रहता है, जिसने पिप को जो है वो पढ़ाया, जिसने उसको या उसको पढ़ने में मदद की।
तो ये 7 कैरेक्टर हैं जिन पे आज बात करेंगे हम, अभी किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट जब करेंगे तो अंदाज़ा होगा आपको। तो इसके मल्टीपल पार्ट्स इस चैप्टर में आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी काफ़ी लॉन्ग है। पार्ट 1 के भी कुछ ही पेजेस हम देखेंगे, क्योंकि 7 से 8 लेक्चर तो है इसके अंदर। 7 to 8 आवर्स लगेंगे स्टोरी मुझे बताने में आपको। डिटेल में अगर बताओ, वरना तो 5 मिनट में बता सकता हूँ अगर समरी बतानी है तो, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी सवाल पेपर में आए हम उसको अटैम्प्ट करें, छूटे नहीं। कोई भी सवाल हम छोड़ के ना आए, हर कोई भी MCQs हम छोड़ के ना आए, चाहे कितना भी मुश्किल पूछ लें वो हमसे। इस तरह से पढ़ना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो पेज नंबर पार्ट 1 है, पेज नंबर 263 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। और पार्ट 1 का नाम है अ बॉय फ्रॉम द फॉर्ज, लोहार की भट्टी से एक लड़का। फॉर्ज किसे कहते हैं? जो लोहार होते हैं बेटा। तो लोहार लोग जो है ना, उनके पास एक भट्टी होती है जहाँ आग लगी हुई होती है, जिसमें वो लोहे को गर्म करते हैं, तलवार वगैरह या कुछ चीज़ों को बनाते हैं, उसको फॉर्ज कहा जाता है। अ बॉय फ्रॉम द फॉर्ज का मतलब लोहार की भट्टी से एक लड़का, या उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का। दिस इज़ पार्ट 1 ऑन पेज 263। डिफ़िकल्ट मीनिंग्स मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं यहाँ पर, मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा, बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। तो इन द एंड मैं बोर्ड की एक पिक्चर भी ले लूँगा ताकि वीडियो पर वो पिक्चर दिखाई दे जाए एक बार, ठीक है। जिसको ताकि लिखना नहीं है तो वो देख ले, वीडियो से देख ले। अभी मैंने नहीं लिया, पिक्चर एंड में ले लूँगा। तो पेज 263 समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब कहानी स्टार्ट हो रही है और जो चलती ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस इसके अंदर है। चूँकि ये नॉवेल है कंप्लीट, एक नॉवेल आपको पता है कि एक 4 सवाल ही आपका निकालेगा। जैसा विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट था, वो आपके 4 सवाल भी निकाल रहा था, सेक्शन 20 MCQs भी निकाल रहा था। अब इसमें हम देखते हैं कि मॉडल पेपर जब आएगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार क्या था कि 4 सवाल तो निकलते ही था नॉवेल से, और MCQs निकलते हैं, साथ में कैरेक्टर स्केच के नाम से भी एक सवाल आया करता है 10 नंबर का सेक्शन C में। तो क्या पता इसमें भी मॉडल पेपर में स्केच हो। तो वो तकरीबन आपके 18 वहाँ से और यहाँ से तकरीबन 4 4 16 नंबर वहाँ से आ गए और 10 यहाँ से 26, तकरीबन 30 मार्क्स आपके निकल जाएंगे एक कहानी से। 30 नंबर निकलेंगे, तभी इतना लॉन्ग है। अब जाहिर सी बात है, एक पेज की कहानी के 30 नंबर कोई नहीं देगा आपको। वो तो बच्चा पूरा कहानी पूरा पेज ही याद करके चला जाएगा। एक पेज की कहानी 30 नंबर के लिए तो बंदा याद कर सकता है पूरा एक पेज, लेकिन इतना बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है बोर्ड वाले कि आपको एक पेज की कहानी के 30 नंबर दे देंगे। लंबी कहानी देंगे ताकि पढ़ने में टाइम लगे, फिर उसके नंबर आपको 30 मार्क्स देंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन, एक स्केच दे देंगे और चंद MCQs आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। बट अभी मॉडल पेपर नहीं आए तो मैं गेस कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ओके, पेज 263। माई फादर्स फैमिली नेम बीइंग Philip and my given name Philip. My infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. कहते हैं मेरे, अच्छा ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है असल में। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से क्या मुराद हो गया कि जो उस पर कहानी बीती है वही सुना रहा है, फर्स्ट पर्सन में कहानी सुनाई जा रही है। तो माई से मुराद यहाँ पर पिप जो है ना, जो मेन कैरेक्टर है, वही आपको स्टोरी सुना रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। माई फादर्स फैमिली नेम बीइंग पिरिप, मेरे अब्बू का फैमिली नेम था पिरिप, मतलब मेरे फादर का जो फैमिली नेम था वो पिरिप था। एंड माई गिवन नेम फिलिप, और मुझे नाम दिया गया जब मैं पैदा हुआ फिलिप का। माई इन्फेंट टंग कुड मेक ऑफ बोथ नेम्स नथिंग लॉन्गर और मोर एक्सप्लिसिट दैन पिप। मेरे इन्फेंट मतलब नौज़ायदा बच्चा, छोटा बच्चा। तो मेरे जो इन्फेंट टंग थी, मतलब मैं जो छोटा बच्चा था, मेरी जो ज़बान थी, वो इन दोनों नामों को पिप से ज़्यादा वाज़े तौर पर नहीं प्रोनाउंस कर सकती थी। बता, मैं पिरिप और फिलिप सबको मैं पिप बोला करता था बचपन से। तो मेरा नाम पूछता था, मैं कहता था पिप, ना मैं फिलिप बोला पाता था ना मैं पिरिप बोल पाता था। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जस्ट तोड़ के बीच में कोई वर्ड बोल देते हैं पिप। तो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने नाम को पिप बोला करता था। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, इसलिए मैं अपने आप को पिप पुकारा करता था। एंड केम टू बी कॉल्ड पिप, और लोग भी मुझे पिप पुकारने लगे इस तरह से, मतलब वही नाम मेरी पहचान बन गया। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। अभी 1000 बातें आपको उनके बारे में पता लगेंगी, क्योंकि एक नॉवेल है, आहिस्ता आहिस्ता करके। आई नो माई फैमिली नेम फ्रॉम माई फादर्स टॉमस्टोन एंड फ्रॉम वॉट माई सिस्टर मिसेस जो गार्गरी टोल्ड मी। मैं अपना फैमिली नेम जानता हूँ अपने अब्बू के कुतबे से। टॉमस्टोन मतलब कबर के ऊपर तो कुतबा लगा होता है, उससे मुझे अपने फादर का मुझे अपना फैमिली नेम पता लगा। और मेरी बहन ने भी मुझे बताया, मिसेस जो गार्गरी ने भी मुझे बताया। सैडली आई नेवर मेट माई पेरेंट्स और सॉ एनी पिक्चर्स ऑफ देम बिकॉज फोटोग्राफी डिडंट एग्जैक्ट बैक देम। बदकिस्मती से मैं कभी नहीं मिला अपने वालिदैन से, और ना ही मैंने कभी उनकी तस्वीरें देखी, क्योंकि जिस वक्त उनकी वफ़ात हुई उस वक्त
जो है वो तस्वीरों का कोई रिवाज नहीं था, या फिर फोटोग्राफी उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, कैमरा ईजाद ही नहीं हुआ था उस वक्त, तो मुझे अपनी तस्वीर भी नहीं दिखी अम्मी अब्बू की कभी। सिंस माई पेरेंट्स डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, माई सिस्टर मिसेस जो गारगरी रेस में, चूँकि मेरे वालिदैन मर गए थे या उनकी वफ़ात हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरी बहन मिसेस जो गारगरी ने मुझे परवरिश की, मुझे रेस किया, मेरी परवरिश की। शी वॉज मैरिड टू जो गारगरी द वेलेश ब्लैक स्मिथ। उसकी शादी हुई थी जो गारगरी से, जो गांव का लोहार था। हर गांव में एक लोहार होता था, लोहे का काम करने वाला। आई लिव विद दैम इन द मार्शेस नियर द रिवर अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम द सी। मैं उन्हीं के साथ रहा करता था दरिया के करीब, मार्शेस में। मार्शेस दलदली इलाके, एक दलदली से इलाके में मैं उन्हीं के पास रहा करता था, दरिया के करीब, जो दलदल का इलाका होता है जहाँ डेल्टा बनाता है दरिया अपना। तकरीबन 20 मील के फासले पर था समंदर से। वो समंदर से 20 माइल्स के फासले पर दरिया के आसपास जो दलदली इलाका होता है जहाँ डेल्टा बनता है, मतलब आपको पता है कि जब जो रिवर जब समंदर में गिर रहा होता है तो उससे पहले वो डेल्टा एक बनाता है ट्रायंगल शेप का, जो दलदली मार्शी एरिया होता है। जैसे कराची के पास आप मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखेंगे, वो पूरा स्वैम्प एरिया है ना, मैंग्रोव स्वैम्प वगैरह जो कहलाते हैं। तो 20 मील के फासले पर समंदर से मैं रहा करता दरिया के सामने। माई अर्लीस्ट वाइविड एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हैपेंड ऑन अ चिली डैम्प आफ्टरनून एज इवनिंग अप्रोच। मेरी बहुत पुरानी, मेरी सबसे शुरू रोशन और ताकतवर याददाश्त चीज़ों को समझने की कब शुरू हुई? एक ठंडे से डैम्प मरतूब किस्म के या बारिश वाले दोपहर में, जैसे ही शाम हुई। मतलब कभी कभार होता है इंसान ना अपने बचपन से, तो इंसान को अपने बचपन की चीज़ें याद नहीं होती। जब वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता, आपको भी याद नहीं होगा। लेकिन एक वक्त होता है कि आपको अपने बचपन का एक ऐसा सानहा याद होता है कि उससे पहले का आपको कुछ याद नहीं होता, बस स्टार्टिंग आपकी वहीं से होती है कि जब मैंने होश संभाला तो मुझे ये वाला मंज़र याद है। वो शायद आप 2 साल के या 3 साल के होंगे जिस वक्त का मंज़र आपको याद होगा, या 2.5 साल के, 4 साल के, एक ना एक मंज़र आप रिकॉल करेंगे और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। उससे पहले का आपको कुछ याद नहीं होगा ज़िंदगी में। तो मुझे भी याद है, आप सबको भी याद होगा, ठीक है, मुझे भी अपने उस बचपन का याद है। उससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ घर पे, क्या नहीं हुआ, क्या था, बट वो हल्की हल्की सी एक ब्लर सी इमेज आ रही होती है। तो वही कह रहे कि मेरी चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग जो थी मेरी, वो किस वक्त हुई? एक दोपहर का टाइम था या शाम का टाइम, शाम हो रही थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज फॉर श्योर दैट दिस ग्लूमी वीट फील्ड प्लेस वॉज द चर्च यार्ड। और यही वो वक्त था जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कि ग्लूमी, उदासी भरा, वीट फील्ड, झाड़ियों से भरा एक जगह है जो चर्च यार्ड मतलब कब्रिस्तान कहलाता है। चर्च यार्ड मतलब चर्च के साथ जो कब्रिस्तान होता है वो कहलाता है। वेयर माई पेरेंट्स एंड ब्रदर्स वर ब्यूरिड, जहाँ मेरे वालिदैन और मेरे भाई जो थे वो दफन थे। मतलब मुझे याद है कि मैं बहुत बचपन का, मुझे याद है मैं कब्रिस्तान पर कहीं पर था। बियॉन्ड द चर्च यार्ड वर द एम्प्टी फ्लैट मार्शेस, देन द रिवर एंड फॉर इन द डिस्टेंस द सी। चर्च यार्ड के पीछे खाली फ्लैट हमवार किस्म के दलदली इलाका था, उसके बाद दरिया था, उसके बाद कुछ फासले पर समंदर था। जैसे बताया मैंने आपको, आई वॉज जस्ट ए स्मॉल बॉय, मैं एक छोटा सा लड़का था 7 साल की उम्र का। फ्राइटेंड बाई इट ऑल एंड स्टार्टेड टू क्राई। मैं इन सब चीज़ों से खौफजदा हो गया और मैंने रोना शुरू कर दिया वो मंज़र देख कर। सडनली अ टेरेबल वॉइस शाउटेड, अचानक से एक हैबतनाक आवाज़ आई, बी क्वाइट, खामोश रहो। अ रफ लुकिंग मैन जम्प्ड अप फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेव्स। एक रफ लुकिंग मैन, एक उसीले किस्म का आदमी छलांग लगाकर कब्रों के पीछे से सामने आ गया। स्टे स्टिल यू लिटिल डेविल और आई विल कट योर थ्रोट, ही थ्रेटेंड। उसने मुझे धमकी दी, खड़े रहो अपनी जगह पर तुम छोटे शैतान, वरना मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा, तुम्हारा गला मैं काट दूंगा। द मैन वोर ओल्ड ग्रे क्लोथ्स। उस आदमी ने पहने हुए थे पुराने ग्रे कलर के कपड़े। हैड एन आयरन शैकल ऑन हिज लेग। उसके टांगों पर बेड़ियाँ लगी थी। शैकल कहते हैं बेड़ियों को, बेड़ियाँ होता है ना टांगों पे, जो बेड़ियाँ बांधी जाती हैं क्रिमिनल्स के, बेड़ियाँ लगी थी उसके टांगों पर। नो हैट, कोई टोपी नहीं पहनी थी उसने। ब्रोकन शूज़, टूटे हुए जूते थे उसके। एंड अ डर्टी क्लॉथ रैप्ड अराउंड हिज हेड, और एक गंदा सा कपड़ा उसके सर पे बंधा हुआ था। जैसे कि चोट वगैरह है, बैंडेज के तौर पे एक गंदा सा कपड़ा उसके सर पे बंधा हुआ था। ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम द कोल्ड, वो सर्दी से काँप रहा था। एंड हैड ट्रबल मूविंग, और सर्दी की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। ही ग्रैप्ड मी बाय द चिन, उसने मुझे थोड़ी सी पकड़ लिया और बोला, ओह डोंट कट माई थ्रॉट सर, आई बेग्ड। मैंने उससे दरख्वास्त की,
मेरा गला मत काटें सर, प्रे डोंट डू इट सर, बराए मेहरबानी मेरा गला मत काटें सर। व्हाट्स योर नेम, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, क्या नाम है तुम्हारा? पिप सर, मैंने जवाब दिया मेरा नाम पिप है सर। से इट अगेन, ही ऑर्डर्ड स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूरते हुए उसने हुक्म दिया, दोबारा नाम लो अपना। पिप, पिप सर, आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, पिप है मेरा नाम जनाब। वेयर डू यू लिव, पॉइंट आउट द प्लेस, कहाँ रहते हो तुम, इशारा करो अपने उंगलियों से या हाथ से। आई पॉइंटेड टू आवर विलेज अ माइल और मोर अवे, मैंने अपने गांव की तरफ हाथ से इशारा किया जो 1 मील या कुछ फासले पर था। तो वो पिक्चर सामने बनी हुई है जो इस मंज़र को दिखा रही, तो वो पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या मंज़र है, ठीक है। आई ट्राई नॉट टू क्राई, मैंने कोशिश की कि मैं रो नहीं, मैं चिल्लाऊँ नहीं। द मैन स्टेयर्ड एट मी फॉर अ मोमेंट देन सडनली ग्रैब्ड मी, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, आदमी ने घूरा मेरी तरफ एक लम्हे के लिए, अचानक से उसने मुझे पकड़ लिया, टर्न मी अपसाइड डाउन, उल्टा कर दिया पकड़ के टांग से, उल्टा बच्चों को उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा कर दिया ताकि वो जो भी जेब से निकल जाए, और मेरे जेब खाली कर दी उसने। द ओनली थिंग इन दैम वॉज अ पीस ऑफ ब्रेड, मेरे जेब में एक ही चीज़ थी, रोटी का एक टुकड़ा था, ब्रेड का एक पीस था, वो गिर गया वो मेरे जेब से। ही वॉज सो क्विक एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट फेल्ट लाइक द होल चर्च स्पन अराउंड एंड फॉर अ मोमेंट आई सॉ द स्टीपल बिलो माई फीट, वो इतना तेज़ और स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा मुझे लगा कि पूरा चर्च जो है ना वो उल्टा घूम गया, स्पन अराउंड। ऐसी बात जब कोई बंदा उल्टा हो गया है तो उसको तो चर्च भी उल्टा लगेगा, मुझे लगा चर्च जो है ना बिल्कुल घूम गया है। और एक लम्हे के लिए मैंने देखा कि चर्च का जो स्टीपल पीछे भाई बैकग्राउंड में चर्च का स्टीपल दिखाई दे रहा है, स्टीपल किससे कहते हैं, चर्च का जो मीनार होता है, स्टीपल चर्च का मीनार जो बुलंद तरीन जगह होती है जहाँ प्लस लगा होता है, जैसा वॉइस ऑफ गॉड आपने पढ़ा हुआ ना आपने, आई क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल, तो स्टीपल कहते हैं दैट इज़ द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ अ चर्च। और मुझे चर्च का स्टीपल दिखाई दे बिलो माई फीट, अपने पाँव के नीचे, मतलब वो जाहिर सी बात है जब उल्टा होकर देख रहा था तो उसके पाँव के नीचे उसको चर्च का स्टीपल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ से उल्टा किया हुआ था उसको। When everything felt normal again, I found myself sitting on a tall tombstone, shaking with fear while he hungrily devoured the bread. जब हर कुछ नॉर्मल हो गया दोबारा से, तो मैंने ख़ुद को पाया कि मैं एक ऊंचे से कुतबे में, कब्र का जो कुतबा होता है उस पर मैं बैठा हुआ था, मतलब उसने मुझे उस कुतबे पे बैठा दिया, और मैं काँप रहा था खौफ से उस आदमी को देखकर, जबकि वो आदमी हंग्रीली, भूख से क्या कर रहा था, डिवोर्ड, नोच रहा था ब्रेड को, जैसे बहुत भूखा है और नोच कर दांतों से वो ब्रेड को खा रहा था। नाउ सेड द मैन, वेयर आर योर मदर एंड फादर, उसने कहा आदमी ने, बताओ ज़रा तुम्हारी अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वाई ओवर देयर सर, आई सेड पॉइंटेड टू द ग्रेव स्टोन्स, मैंने कब्र की तरफ इशारा करके कहा वहाँ है सर मेरी अम्मी अब्बू, मतलब कब्र के अंदर। देन हु डू यू लिव विथ, दैट इज़ इफ़ आई लेट यू लीव, ये मतलब यू, ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, कह रहे कि फिर किसके साथ रहते हो तुम, या अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ तो बताओ किसके साथ रहोगे तुम? वो कहता है उससे, माई सिस्टर सर, वाइफ ऑफ जो गारगरी द ब्लैक स्मिथ, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ जनाब, जो गारगरी की बीवी है, जो ब्लैक स्मिथ है लोहार है उसकी बीवी, मेरी बहन। ब्लैक स्मिथ ई सेड ही लुकिंग एट द आयरन ऑन हिज लेग, अच्छा लोहार के साथ रहते हो तुम, वो ये बोलता है और अपने लोहे की तरफ देखता है जो उसके टांगों पे बंधा होता है, जो बेड़ियाँ जो बंधी होती हैं। देन इट टुक डाउन माई आर्म्स एंड टिप्ड मी बैक, उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया और पीछे हट गया और कहा गेट मी अ फाइल, ही सेड, उसने कहा मेरे लिए एक फ़ाइल लेकर आओ। उसने कहा फ़ाइल क्या होता है, जिसने देखा होगा कटिंग करते हैं ना, फाइल को जब बहुत ज़्यादा हम रब करते हैं किसी मेटल की चीज़ पे तो फिर वो कटना शुरू हो जाता है, तो फाइल देखा होगा आप लोगों ने, उनके पास होता है नेल फाइलर जैसे होता है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे हम चीज़ों को कट करते हैं। तो वो ब्लैक स्मिथ, हर ब्लैक स्मिथ के पास होता है, लोहे का काम जो लोग करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए फ़ाइल लेकर आओ जाके, एंड गेट मी फूड और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, ब्रिंग दैम टू मी हेयर टुमारो मॉर्निंग, और मेरे लिए खाना भी लेकर आओ, या वरना मैं तुम्हारे दिल और कलीजी को बाहर निकाल लूँगा, तुम्हारा दिल जिगर में बाहर निकाल लूँगा, लेकर आओ सुबह कल मेरे पास यहाँ दोबारा। ही पॉइंटेड टू अ बैंक ऑफ अर्थ इन द डिस्टेंस, उसने थोड़े फासले पर मिट्टी का टीला, बैंक ऑफ अर्थ, मिट्टी का टीला पड़ा था, वहाँ पर इशारा किया, बोला यहाँ पर लेकर आना। डोंट से अ वर्ड अबाउट मी और योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी रोस्टेड एंड एट, कहता है मेरे बारे में किसी को एक लफ्ज़ मत बताना, वरना तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर उसको मैं भून कर खा जाऊँगा। अगर तुम किसी को मेरे, मतलब छोटा बच्चा उसको डरा रहा है, तो छोटे बच्चे को डराते हैं,
यू माइट थिंक, मतलब ऐसा नहीं कि वो कैनिबल है, वो डरा रहा है सिर्फ, छोटे बच्चे को बोलता है ना भाई ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, तो उसको डरा रहा है, मतलब वो कैनिबल नहीं है, कोई आदमखोर नहीं है वो। यू माइट थिंक आई एम अलोन बट आई एम नॉट, वो कहता है तुम्हें लग रहा होगा मैं अकेला हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग नियर बाय एंड कंपेयर टू हिम आई एम लाइक एन एंजल, एक और जवान आदमी छुपा हुआ है करीबी और उसके मवाजने में मैं एक फरिश्ता हूँ। ही इज़ लिस्निंग टू एवरी वर्ड आई से, उसको डरा रहा है कि जो भी मैं कहता हूँ वो सुन रहा है। दैट यंग मैन हैज़ अ वे, अ स्पेशल टेरेबल वे ऑफ गेटिंग टू अ बॉय, और उस जवान आदमी के पास एक तरीका है, बड़ा ख़ास किस्म का और बड़ा हैबतनाक तरीका है एक लड़के तक पहुँचने का। नॉट जस्ट फाइंडिंग हिम बट रीचिंग राइट इन टू हिज हार्ट एंड लीवर, ना सिर्फ वो उस लड़के तक पहुँच सकता है बल्कि उसको दिल और जिगर तक भी पहुँच सकता है ठीक तरह से, मतलब वो आराम से दिल और जिगर निकाल सकता है किसी लड़के का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम हिम, और कोई फ़ायदा नहीं उस आदमी से छुपने का। अ बॉय माइट लॉक हिज डोर, कर्ल अप इन बेड, पुल द ब्लैंकेट्स ओवर हिज हेड एंड बिलीव्स ही इज सेफ। एक लड़का शायद सोचेगा कि वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा और बेड के नीचे जाके छुप जाएगा और ब्लैंकेट को अपने सर पे डाल लेगा और उसको लगेगा कि वो महफूज है। बट दैट यंग मैन विल क्रीप इन स्लोली एंड साइलेंटली अंटिल ही रीचेज हिम एंड टेयर्स हिम ओपन, लेकिन वो जवान आदमी दबे कदम हो जाएगा आहिस्ते से और खामोशी से यहाँ तक उस लड़के के पास पहुँचकर टेयर्स हिम ओपन, और उसके बॉडी को टेयर कर देगा, उसकी बॉडी को फाड़ डालेगा, उसका दिल जिगर निकाल देगा। उसको डरा रहा है कि ऐसा नहीं कि तुम घर में छुप जाओ और बिस्तर के अंदर घुस जाओ डर के मारे और यहाँ नहीं आओ, वो तुम्हारे घर में चला जाएगा और चुपके से तुम्हारा दिल जिगर निकाल लेगा। तो वो चाह रहे कि वो बंदा वापस आए सुबह ना, डरा रहा है उसको। अब छोटा बच्चा डर जाएगा, जाहिर सी बात है, बड़ा बंदा है तो शायद बोलेगा यार तो ऐसे ही बोल रहा है। राइट नाउ आई एम द ओनली थिंग स्टॉपिंग हिम फ्रॉम कमिंग आफ्टर यू, कहते हैं अभी इस वक्त, अच्छा अभी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, कहानी शुरू नहीं हुई है अभी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी और आप परेशान हो जाएंगे कनेक्ट कैसे होगी आपस में। ये नॉवेल में यही होता है, जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना बेहतरीन नॉवेल है, पीछे की चीज़ को आगे से कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। राइट नाउ आई एम द ओनली थिंग स्टॉपिंग हिम फ्रॉम कमिंग आफ्टर यू, कहता अभी इस वक्त मैं सिर्फ वही शख्स हूँ जो उस शख्स को तुम्हारे पास पहुँचने से रोक सकता हूँ, बस। एंड लेट मी टेल यू इट्स नॉट ईजी होल्डिंग हिम बैक, और मुझे तुम्हें बताने दो कि उसको रोके रखना इतना आसान नहीं है। मैंने उसको रोके रखा है और उसको रोके रखना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। सो व्हाट डू यू से, तो तुम क्या कहते हो फिर, तो तुम क्या करोगे फिर। टेरिफाइड आई प्रॉमिस टू ब्रिंग हिम अ फायर एंड वॉट एवर फूड आई कुड फाइंड, खौफज़दा होकर मैंने वादा किया उससे, ठीक है भाई मैं तुम्हारे लिए फ़ाइल ले आऊँगा और जो भी मुझे खाना मिला अपने घर पर वो खाना मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। उसने बोला ठीक है। अब वो क्या कहता, से मे गॉड स्ट्राइक मी डेड इफ आई डोंट, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, नहीं ये बोलो कि खुदा मुझे मौत दे दे अगर मैं ऐसा ना करूं, मतलब ऐसा बोलो। आई रिपीटेड हिज वर्ड्स एंड लेट मी गो, मैंने वही चीज़ रिपीट किया कि खुदा मुझे मौत दे दे अगर मैं उसको आपके लिए ना लेकर आऊँ, उसके बाद उसने मुझे जाने दिया। नाउ रिमेंबर व्हाट यू प्रॉमिस ही सेड, अब याद रखना तुमने जो वादा किया मुझसे, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द अदर मैन, और दूसरे आदमी के बारे में भूलना मत जो यंग मैन है। गुड नाइट सर, आई स्टैम्पर्ड, मैंने बड़बड़ाया, मैंने कहा गुड नाइट सर। इनफ ऑफ दैट, ही स्नैप्ड, उसने गुस्से से कहा ठीक है काफ़ी हो गया जाओ अब। स्टिल शेकिंग आई वॉच्ड एज ही hugged himself for warmth and limped toward the low church wall, अभी भी काँप रहा था वो, और मैंने उसको देखा कि उसने अपने आप को हग किया, मतलब अपने हाथों को उसने इस तरह से लपेट लिया गरमाइश के लिए, और लंगड़ाते हुए चर्च के लो चर्च वॉल, जो चर्च का जो नीचे का दीवार था, थोड़ा कम ऊंचा दीवार था, वहाँ तक गया। As he moved through the weeds and brambles, he looked to me like he was trying to escape from the hands of the dead, reaching up from their graves to grab his ankle and pull him down. जब वो मूव कर रहा था, जब वो चल रहा था, जब वो गुजर रहा था झाड़ियों से, और ब्रैम्बल मतलब बैर की झाड़ियाँ, बेरी की झाड़ियाँ जो होती हैं, जब बेरी की झाड़ियों से गुजर रहा था उसने मुझे देखा जैसे कि वो कोशिश कर रहा है कि मुर्दों के चुंगल से बचने की, और वो रीचिंग अप फ्रॉम देयर ग्रेव्स, और वो उनके कब्रों से दूर हट के चल रहा है, जैसे कि कब्र से मुर्दे अपना हाथ बाहर निकाल के उसको खींच लेंगे, उसके एड़ी को पकड़कर, उसके एंकल को पकड़कर, उसके टखने को पकड़कर। When he came to the low church wall, he got over it like a man whose legs were numbed and stiff, and then turned around to look for me.
जब वो चर्च वॉल के पास पहुंचा तब उसके ऊपर चढ़ गया एक ऐसे आदमी की तरह जिसका टांगें सुन हो गई हो, अकड़ गई हो। इसने मुड़कर देखा दोबारा से मेरी तरफ। When I saw him turning, I set my face towards home and ran as fast as I could. जब मैंने उसे मुड़ते हुए देखा तो मैंने अपना चेहरा घर की जानिब किया और मैं दौड़ा, जितनी तेज़ी से हो सकता था मैंने दौड़ा, वहाँ से घर की तरफ दौड़ लगा दी। बट आफ्टर अ मोमेंट आई ग्लैंस्ड बैक एंड सॉ हिम वॉकिंग टुवर्ड द रिवर अगेन। लेकिन एक लम्हे मैंने पीछे मुड़कर दोबारा देखा उसको, तो देखा कि वो दरिया की तरफ जा रहा था। He was still holding himself tightly with both arms and carefully stepping over the large stones scattered across the marshes. वो अभी भी अपने आप को टाइटली उसने पकड़ा हुआ था, दोनों बाजुओं को अपने आप को हक किया हुआ था सर्दी से बचाने के लिए, और बड़े मोहतात तरीके से वो बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चढ़ रहा था जो दलदली इलाके में इधर उधर बिखरे हुए थे। I looked around for the scary young man but didn't see him anywhere. मैंने इधर उधर देखा उस खौफनाक यंग मैन को जिसके बारे में वो आदमी कह रहा था, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब मैं ढूंढा कि पता नहीं वो कहाँ है वो यंग मैन जिसकी वो आदमी बात कर रहा था। नाउ फीलिंग फ्राइटेंड अगेन आई रैन ऑल द वे होम विदाउट स्टॉपिंग। अब दोबारा से खौफजदा होकर मैं घर की जानिब गया दौड़ते हुए बिना रुके। मैं घर चला गया अपने। माई सिस्टर मिसेस जो गारगरी वॉज मोर देन 20 ईयर्स ओल्डर देन मी। मेरी बहन मिसेस जो गारगरी वो 20 साल बड़ी थी मुझसे, 20 साल बड़ी थी मुझसे वो। शी वॉज प्राउड ऑफ हर सेल्फ एंड हैड अ ग्रेट रेपुटेशन विद द नेबर्स बिकॉज शी हैड रेस्ड मी बाय हैंड्स। वो खुद पर बड़ा घमंड किया करती थी मेरी बहन, और बहुत शोहरत भी उसको मिलती थी उसके पड़ोसियों से, क्योंकि उसने मुझे पाला था बाय हैंड, अपने ज़ोरे बाजू से। बाय हैंड का मतलब होता है अपने ज़ोरे बाजू से पालना। मतलब बाय हैंड का मतलब होता है कि ख़ुद के बलबूते पर पूरी तरह से पालना। तो उसने मुझे बाय हैंड पाला था, इसलिए वो उस चीज़ पर घमंड करती थी, और आस पड़ोस के लोग बड़ी तारीफ़ करते थे कि इसने अपने भाई को जो है ना वो बाय हैंड पाला है उसके अम्मी अब्बू के मरने के बाद। एट फर्स्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट बाय हैंड मेंट। शुरू में मुझे पता नहीं था बाय हैंड का क्या मतलब होता है, बट सिंस शी हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी हैंड एंड ऑफन यूज इट टू हिट बोथ मी एंड हर हस्बैंड, जो आई थॉट इट मेंट शी रेस्ड अस बाय हिटिंग अस। लेकिन चूँकि उसका एक मजबूत हाथ था और भारी हाथ था, और वो अक्सर उसको इस्तेमाल किया करती थी मुझ पर भी और अपने शौहर पर भी, जो पर, इसलिए मुझे पता लगा कि शायद बाय हैंड का मतलब होता है कि मैं मार कर अपने हाथ से उसने पाला है। आई बिलीव दैट बोथ जो एंड आई वर ब्राउट अप बाय हैंड। मुझे यकीन था कि हम दोनों, उसका हस्बैंड और मैं, हम दोनों को उसने परवरिश की है बाय हैंड, मतलब अपने हाथ से। ये ह्यूमर डाल लें उसके अंदर, ह्यूमरिस्टिक चीज़ डाल लें। तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स इसी तरह के होते हैं, ह्यूमरिस्टिक होते हैं, ठीक है, और बड़ा इमोशनल भी होता है, साथ रुला देते हैं, अजीब किस्म की शख्सियत। माई सिस्टर वॉजंट अ प्रीटी वुमन एंड आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया दैट शी मस्ट हैव फोर्स्ड जो टू मैरी हर समहाउ। मेरी जो बहन थी वो बहुत खूबसूरत खातून नहीं थी, एंड आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया दैट शी मस्ट हैव फोर्स्ड जो टू मैरी हर समहाउ। और मुझे हमेशा ये ख्याल था कि शायद उसने जो को फोर्स किया था, उसको फोर्स किया था उससे शादी करने के लिए, वरना वो कभी उससे शादी नहीं करता, क्योंकि वो इतनी कोई खूबसूरत औरत थी नहीं। जो ऑन द अदर हैंड वॉज अ काइंड एंड जेंटलमैन। दूसरे हाथ में जो था वो बड़ा मेहरबान और बड़ा ही शरीफ किस्म का इंसान था। ही हैड लाइट कर्ली हेयर एंड ब्लू आइज दैट समटाइम्स लुक लाइक दे हैड मिक्सड विद द वाइट पेयर्स ऑफ हिज आइज। उसके हल्के कर्ली हेयर्स थे, कर्ली बाल थे, ब्लू आइज़ थी, जिससे कभी कभार ऐसा लगता था कि वो मिक्स हो गए हैं उसके आइज़ की वाइट पार्ट से। तो आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है आंखों का, उसके साथ ऐसा लगता था इसके ब्लू आइज़ जो है वो मिक्स हो गए हैं, मतलब ब्लू हल्का सा शेड था ब्लू का उसमें। ही वॉज ईजी गोइंग, गुड नेचर्ड एंड स्वीट टेम्पर्ड बट आल्सो अ बिट फूलिश। वो ईजी गोइंग मतलब एक सीधा साधा सा बंदा था, अच्छी फितरत वाला था, और स्वीट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा कम आता था उसको, बट आल्सो अ बिट फूलिश, लेकिन वो थोड़ा सा बेवकूफ़ भी था। He was very strong like the mythical Hercules, but he also had weaknesses just like Hercules. वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि दास्तान हरकुलेस की दास्तान में जैसे हरकुलेस था। हरकुलेस ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, यूनानी देवमालाई दास्तानों के अंदर जो हरकुलेस अगर आपने सुना है तो एक बहादुर सुरमा था। हरकुलेस नाम सुना है कार्टून्स मूवीज़ में। तो वो हरकुलेस की तरह स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हरकुलेस की तरह उसकी कमज़ोरियाँ भी कुछ थी। मतलब बाय बॉडी वो बहुत स्ट्रॉन्ग था,
लेकिन वैसे वो बेवकूफ़ भी था। When I ran home from the churchyard, Joe's forge, which was joined to our house, was shut up and Joe was sitting alone in the kitchen. जब मैं दौड़ते हुए घर गया अपने कब्रिस्तान से, तो जो का जो फॉर्ज था, फॉर्ज मतलब लोहार की भट्टी, वो हमारे घर के साथ ही ज्वाइन हुआ था। मतलब घर था हमारा, उसके बराबर में भट्टी थी जहाँ वो लोहे का काम करता था। वो बंद हो चुकी थी, मतलब उसके काम करने का टाइम ख़त्म हो चुका था, और जो अकेला बैठा था किचन के अंदर। Since we were both often victims of Mrs. Joe's temper, he warned me that she had been out looking for me many times and that she had a stick with her. चूँकि हम अक्सर विक्टिम्स से मुराद होता है कि निशाना, चूँकि हम लोग अक्सर मिसेस जो के गुस्से के निशाना बन जाते थे, तो उसने मुझे फ़ौरन से वार्न कर दिया कि वो काफ़ी देर से तुम्हें ढूंढ रही है और उसके हाथ में एक छड़ी भी है तुम्हारी पिटाई लगाने के लिए, तो तुम कहाँ चलेगी बिना बताए। Soon after he saw her coming and told me to hide behind the door. जल्द ही उसने देखा कि उसकी बीवी आ रही थी मेरी जानिब, और उसने मुझसे कहा कि दरवाजे के पीछे छुप जाओ। I quickly did as he said. मैंने वही किया जो उसने कहा। When Mrs. Joe threw the door open, she found me hiding behind it. लेकिन जैसे ही मिसेस जो ने दरवाज़ा खोला तो उसने पाया कि मैं उसके पीछे छुपा हुआ हूँ। उसने मुझे ढूंढ लिया। She immediately started hitting me with her stick. उसने फ़ौरन से मुझे अपनी छड़ी से मारना शुरू कर दिया। Finally she threw me towards Joe, who was just happy to have me safe. अचानक फिर आखिरकार उसने मुझे जो की तरफ फेंक दिया, जो खुश था, who was just happy to have me safe, जो खुश था मुझे बचा दिया उसने। मतलब he quickly put himself between her and me to protect me. वो अचानक से ख़ुद को बीच में ले आया मेरी बहन और मेरे, ताकि वो मुझे बचा सके। Where have you been, you little troublemaker? Mrs. Joe shouted, stopping her food. अपने पाँव पटकते हुए कहती है मिसेस जो, चिल्लाती हैं, कहाँ थे तुम परेशानी, ट्रबल मेकर मतलब तुम परेशान करने वाले लड़के, तुम कहाँ गायब थे? Tell me right now what you have been doing to make me so worried, or I will drag you out of that corner even if you were 50 pips or Joe was 50 gargers. और मुझे अभी बताओ कि what you have been doing, तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से जिसने मुझे इतना परेशान कर दिया, वरना मैं तुम्हें I will drag you out of that corner, वरना मैं तुम्हें इस कोने से खींच निकालूंगी। अगरचे तुम 50 पिप हो गए या जो है वो 50 गारगरी होगा, मतलब तुम अगर 50 पिप आ जाए और 500 जो मेरे हस्बैंड भी आ जाए ना, तो मैं खींच निकालूंगी तुम्हें। तुम कहाँ थे, तुम बताओ। आई वॉज ओनली एट द चर्च यार्ड, मैंने कहा मैं तो कब्रिस्तान गया था। क्राइंग एंड रबिंग माई आइज, रोते हुए और अपने आंखों को मलते हुए मैंने कहा मैं तो कब्रिस्तान गया था। द चर्च यार्ड, माई सिस्टर रिपीटेड इट। इफ़ इट वरंट फॉर मी यू वुड हैव बीन इन द चर्च यार्ड लॉन्ग अगो बuried एंड गॉन। कब्रिस्तान गए थे, मेरी बहन ने रिपीट किया कि अगर मैं नहीं होती अभी तो तुम बहुत पहले ही कब्रिस्तान जा चुके होते, तुम दफन हो जाते और दुनिया से चले जाते, मेरी वजह से तुम जिंदा हो। शी टर्न अवे एंड स्टार्टेड मेकिंग टी। वो पीछे मुड़ी और उसने चाय बनाना शुरू किया। शी बटर्ड अ लोफ ऑफ अ ब्रेड, कट अ थिक स्लाइस एंड देन कट इट इनटू 2 हाफ्स। उसने ब्रेड के लोफ को बटर किया, उसमें मक्खन लगाया, एक थिक सी स्लाइस को काटा उसने लोफ से, उसके बाद उसको 2 हिस्सों में, 2 आधे हिस्सों में काट दिया। शी गेव 1 हाफ टू जो एंड द अदर हाफ टू मी। उसने आधा हिस्सा जो को दिया, आधा हिस्सा मुझे दिया। इवन दो आई वॉज हंग्री, I didn't eat my bread because I needed to save it for that scary man I had met on the marches and his even scarier friend. अगरचे मैं भूखा था, लेकिन मैंने अपना ब्रेड नहीं खाया क्योंकि मुझे उसको बचाना था उस खौफनाक आदमी के लिए जिससे मैं मिला था दलदली इलाके में भी, और यहाँ तक कि उसका जो और ज़्यादा खौफनाक दोस्त था उससे भी खौफनाक, उसके लिए भी मुझे बचाना था कुछ। When Joe wasn't looking, I hid the bread and butter in the leg of my trouser. जब जो नहीं देख रहा था तो मैंने क्या किया, ब्रेड को और बटर को अपने ट्राउज़र की जो जेब थी उसमें छुपा लिया। Joe was surprised to see my bread disappear so quickly and thought I had swallowed it all in one bite. जो बड़ा हैरान हुआ देखकर कि मेरा जो ब्रेड था, मेरी जो ब्रेड था वो अचानक से गायब हो गया। उसने सोचा कि मैंने एक ही बार में उसको निगल लिया बिना चिबाए, all in one bite. Mrs. Joe believed the same thing and insisted on giving me a big spoonful of a horrible medicine called tar water, which she forced down my throat. मिसेस जोन्स को भी ऐसा ही लगा कि मैंने यही किया है, और उसने इसरार किया मुझे देने पर एक बड़ा चम्मच भर के एक ख़तरनाक किस्म की दवाई
एक हॉरेबल मेडिसिन जिसको टार वाटर कहा जाता था, और जो उसने गुस्से से उंडेल दिया मेरे हलक के अंदर। पुराने ज़माने में, अब तो बड़ी दवाइयाँ आ गई एलोपैथी की, पुराने ज़माने में टार वाटर जिसको हम कहते थे ना, तारपीन का, या तारपीन एक दरख्त होता है उसका पानी, जिसको हम लोग आजकल उसको छाल का, दरख्त की छाल का पानी कहते हैं। हम लोग तो उसको बिहारी में कहते हैं चिरैता कहते हैं उसको हम लोग। नीम के छाल का जो पानी होता है, अक्सर लोग खून साफ़ करने के लिए इस तरह से उसको पीते हैं। नीम के छाल का पानी, वो ब्राउन, डार्क ब्राउन टाइप का होता है। वो नीम का पेड़ होता है ना, उसकी जो छाल होती है उसका, देखा है कभी, सुना है आपने? डार्क ब्राउन कलर का हकीमी दवाई टाइप का होता है वो, चिरैता बोलते हैं, पता नहीं सही में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो घर पे ही बोलते हैं उसको। वो होता है टार वाटर, एकदम कड़वा होता है वो। आप उसको कभी पिया है कभी किसी ने उसको? एकदम कड़वा नीम के छाल का पानी, आप सोचें, उसको टार वाटर बोला जाता है। पुराने ज़माने में उसको पेट साफ़ करने के लिए इस्तेमाल, पेट की गर्मी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो चूँकि उसने एक ही बार में खा लिया था ब्रेड, उसको लगा कि पेट ख़राब ना हो जाए, उसके बिना चबाए खा लिया। उसकी बहन ने 1 चम्मच टार वाटर उसको इंडेल दिया, जो बड़ा ख़तरनाक दवाई थी, एकदम कड़वी कसेली टाइप की। तो बेटा देखो, नॉवेल में इस तरह से स्लो डेवलपमेंट होती है कहानी की, अचानक सैंड पे नहीं जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके नॉवेल में चीज़ें बढ़ती हैं, सही है ना भाई? और लेकिन वो उसको इसी जर्नी को आपको एंजॉय करना पड़ता है। डायरेक्ट समराइज वो सर आखिरी में बता दे क्या हुआ, तो फिर नॉवेल का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। नॉवेल का मज़ा पेज बाय पेज में होता है, वरना आप आखिरी पेज डायरेक्ट पढ़ लोगे तो फ़ायदा ही क्या होगा फिर? कोई आपको बता दे बेटा नॉवेल में ये हुआ, तो कौन पढ़ेगा 400 पेज का नॉवेल? को नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ज़रूरी होता है कि आप पेज बाय पेज उसकी जर्नी को चलें, और अच्छा ज़्यादा मज़ा आता है। आपको कहानी सुना देगा इतना मज़ा नहीं आता है, ऐसे ही होता है ना भाई, क्योंकि हर वक्त सस्पेंस होता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। अभी मल्टीपल चीज़ें जहन में चल रही हैं आपके कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट पेज है। आई फेल्ट गिल्टी बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू स्टील फ्रॉम मिसेस जो एंड वॉज सो वरीड अबाउट कीपिंग माई ब्रेड हिडन दैट इज़ ऑलमोस्ट ड्रोव मी क्रेजी। मुझे लगा मैं कसूरवार हूँ, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं चुराऊँगा मिसेस जो के किचन से कुछ, और मैं बहुत परेशान था अपने ब्रेड को छुपा कर, और उससे मैं पागल हुए जा रहा था कि मैंने अपने एक ब्रेड को मैंने अपने ट्राउज़र में छुपाया हुआ है। लकीली आई मैनेज टू स्नीक अवे एंड हाइड द ब्रेड सेफली इन माई बेडरूम। खुशकिस्मती से मैं दबे कदमों वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, और मैंने अपने ब्रेड को अपने बेडरूम में छुपा दिया सेफली, ताकि मैं सुबह उसको आराम से लेकर चला जाऊँ। मतलब ट्राउज़र से निकाल के बेडरूम में छुपा दिया कहीं। लेटर आई हर्ड द साउंड ऑफ बिग गन्स बीइंग फायर्ड। बाद में मैंने सुना कि बड़े बड़े तोप के गोले फायर किए जा रहे हैं, गन्स की फायरिंग की आवाज़ आ रही है। आई आस्क्ड जो व्हाट इट मेंट एंड ही टोल्ड मी अनदर प्रिजनर हैज एस्केप्ड। देयर वाज अ कॉन्विक्ट हु एस्केप्ड लास्ट नाइट फ्रॉम द प्रिजन शिप्स एंड दे फायर्ड द गन एज अ वार्निंग। मैंने जो से पूछा कि ये गन जो फायर हो रहा है इसका क्या मतलब है। जो ने मुझे बताया कि एक और कैदी फरार हो गया है। ये कोई मुजरिम था, अच्छा एक मुजरिम था जो कल रात प्रिजन शिप, मतलब वो कश्ती जो कि कैदियों को लेकर जा रही थी, उससे फरार हो गया था, और कल रात भी उन्होंने एक जो है वो गोली एक फायरिंग की थी, और आज दोबारा फायर कर रहे हैं। तो नाउ इट सीम्स दे आर वार्निंग अबाउट अनदर वन। मुझे लगता है कि उन्होंने वो नाउ इट सीम्स दे आर वार्निंग अबाउट अनदर वन, मुझे लगता है कि वो एक और जो शख्स है, एक और शख्स फरार हो गया प्रिजन शिप से, उसकी वार्निंग दे रहे हैं कि एक जो चोर है वो फरार, एक कैदी फरार हो गया प्रिजन शिप से। आई केप्ट आस्किंग जो क्वेश्चंस अबाउट कॉन्विक्ट्स एंड प्रिजन शिप्स विच मेड मिसेस जो स्लो हर पेशेंस। मैं पूछता रहा जो से कॉन्विक्ट्स मुजरिमों के बारे में, और प्रिजन शिप्स और कैदियों के कश्तियों के बारे में सवाल करता रहा, जिससे मिसेस जो के पेशेंस, उनके सब्र को का पैमाना लिबरेज कर दिया। She told me that people were put on those ships because they murdered, robbed and lied, that they always started by asking too many questions. उसने कहा कि उस प्रिजन शिप में उन लोगों को डाला जाता है जिन्होंने कत्ल किया होता है, जिन्होंने चोरी की होती है, जिन्होंने झूठ बोला होता है, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं उनको प्रिजन शिप में डाल दिया जाता है। This scared me because I had been asking a lot of questions and I was planning to drop Mrs. Jo. इससे मुझे बड़ा खौफ आया क्योंकि मैं भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, और मेरा इरादा भी था कि मिसेस जो थे उनके किचन से सामान चुराने का। मैं डर गया। आई फेल्ट दैट आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई वे टू बिकमिंग अ क्रिमिनल। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक मुजरिम बनने के रास्ते में सवार हूँ, मुझे लगा मैं मुजरिम के रास्ते में चल रहा हूँ किसी।
अब छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड इसी तरह से काम करता है। दैट नाइट आई हैड अ रेस्टलेस स्लीप फिल्ड विद माई स्केरी ड्रीम्स। वो रात मुझे बहुत बेसकून नींद आई, और ऐसी नींद आई जिसमें बहुत खौफनाक किस्म के ख्वाब थे। एट डॉन, जब सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, आई क्वाइटली वेंट टू द किचन विच वॉज फुल ऑफ फूड फॉर क्रिसमस। मैं किचन के अंदर गया खामोशी से, जहाँ पर क्रिसमस के लिए खाने, क्रिसमस मतलब करीब था, क्रिसमस के लिए खाना, एक से एक अच्छा खाना ना क्रिश्चियंस के घर में क्रिसमस में बनाया जाता है। तो मैं वहाँ गया और एक से एक खाने भरे हुए थे। आई स्टोल सम ब्रेड, अ पीस ऑफ हार्ड चीज़, सम शुगर्ड फ्रूट्स, अ बोन ऑफ सम मीट एंड अ पीस ऑफ मीट। मैंने वहाँ से चुराया कुछ ब्रेड, पनीर का एक टुकड़ा, कुछ शुगर्ड फ्रूट्स, कुछ ऐसे फल जो चीनी के शीरे में डूबे हुए थे, एक हड्डी भी मैंने चुराया वहाँ से जिसमें थोड़ा सा गोश्त लगा था, और एक गोश्त का टुकड़ा मैंने वहाँ से चुरा लिया। आई केम आउट ऑफ द हाउस एंड रैन टुवर्ड द मिस्टी मार्शेस। मैं बाहर निकला अपने घर से, और धुंधला सा सुबह का टाइम था, हर तरफ धुंध थी, सर्दी की सुबह है ना बेटा, तो हर तरफ फॉग, मिस्ट था हर तरफ, और मैं उस तरफ दौड़ा, धुंधले दलदल की तरफ दौड़ा। इट वॉज अ फ्रीजिंग मिस्टी मॉर्निंग। आई स्ट्रगल टू फाइंड माई वे टू द चर्च यार्ड थ्रू द थिक फॉग, misjudging my path and have to retrace my steps along the river। ये एक बड़ा जमा देने वाला धुंधली सुबह थी, और मैंने कोशिश की कि मैं चर्च यार्ड तक का रास्ता देख सकूं उस थिक फॉग, इस थिक से धुंध से, जो गहरी धुंध हर तरफ मौजूद थी, और मैं अपना रास्ता मैं अपना रास्ता जज नहीं कर पा रहा था मुझे कहाँ जाना है। एंड हैविंग टू रीट्रेस माई स्टेप्स अलॉन्ग द रिवर, और मैं अपने कदमों चले जा रहा था दरिया की जानिब। सडनली आई सॉ अ मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से मैंने देखा एक शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ था। हिज बैक वॉज टर्न एंड हिज आर्म्स वर फोल्डेड। उसकी पीठ मेरे तरफ थी और उसने अपने बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था। ही वॉज नॉडिंग फॉरवर्ड हैवी विथ स्लीप, और वो लग रहा था जैसे बैठे बैठे वो शख्स सो रहा था, और तब आगे झुककर, अपने सर को आगे झुकाकर वो सो रहा था, गहरी नींद। थिंकिंग ही वुड बी मोर प्लीज्ड इफ़ आई सरप्राइज हिम विथ हिज ब्रेकफास्ट, आई अप्रोच सॉफ्टली एंड टच्ड हिम ऑन द शोल्डर। मुझे लगा कि अगर मैं उसको सरप्राइज़ कर दूंगा, उसको चौंका दूंगा उसके नाश्ते से, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं दरमी से उसके पास आया और उसके कंधे पे मैंने हाथ रखा। इंस्टेंटली ही जंप्ड अप, बट इट वाजंट द मैन आई हैड मेट बिफोर। अचानक से वो उछल पड़ा, जाग गया वो, लेकिन ये वो शख्स नहीं था जिससे मैं पहले मिला था। अरे वो दूसरा क्रिमिनल है जो कल रात भागा। दिस मैन वॉज ऑल्सो ड्रेस इन रफ एंड ग्रे क्लोथ्स एंड हैड एन आयरन ऑन हिज लेग। ये आदमी भी फटे पुराने ग्रे कलर के कपड़े में मलबूस था, और उसके टांगों पे भी वो लोहा मतलब बीड़ी मौजूद थी। He was shivering with cold just like the other man, but his face was different। वो भी कांप रहा था सर्दी से उस आदमी की तरह, लेकिन इसका चेहरा अलग था। He swore at me, swung wildly at me, and then ran off into the mist। उसने देखा मेरी तरफ गौर से, मतलब उसने मुझे शोर मतलब बुरा भला कहा, उसने मुझे बुरा भला कहा और मेरी तरफ मुड़ा तेज़ी से वो। उसके बाद अचानक से दौड़ते हुए धुंध में कहीं जाकर खो गया। My heart leaped as I realized इट्स अ यंग मैन। मेरे दिल धड़का, मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मुझे एहसास हुआ कि यही वो यंग मैन तो नहीं है जिसके बारे में वो आदमी कल मुझे बोल रहा था, जो दिल और कलेजी निकाल लेता है बच्चों के बॉडी से। सून आफ्टर आई रीच द गन प्लेसमेंट्स एंड देयर वॉज द राइट मैन वेटिंग फॉर मी। जल्द ही मैं पहुंच गया गन प्लेसमेंट्स के पास, और मैं उसी जगह पर पहुंचा और वहाँ पर वो आदमी मौजूद था, मैंने इंतज़ार कर रहा था। He looked terribly cold and his eyes were filled with hunger। वो बहुत ज़्यादा ठंड उसको लग रही थी और उसकी आँखों में मुझे भूख दिखाई दे रही थी। As soon as I emptied my pockets, he began devouring the food I had brought। जैसे ही मैं अपने जेब को खाली किया मैंने, उसने खाने को नोचना शुरू कर दिया जो खाना मैं लेकर आया था उसके लिए। He shoved bread, cheese, fruit and the piece of meat। उसने खींचा रोटी, पनीर, फल और गोश्त का टुकड़ा मुझसे। He ate like a starved animal, glancing around distrustfully and stopping often to listen for sounds in the mist। वो खा रहा था एक भूखे जानवर की तरह, और वो इधर उधर देख रहा था बेयकीनी के साथ, इधर उधर देख रहा था खाते हुए, और बार बार रुक जा रहा था उस धुंध में आवाज़ सुनने के लिए किसी की। बार बार खाते हुए रुक रहा था और आवाज़ को सुन रहा था किसी की। ठीक है, ठीक है, सुने।
तो वो एक भूखे जानवर की तरह खा रहा था उस खाने को, और वो देख रहा था इधर उधर बेयकीनी के साथ, खौफ के साथ, और बार बार रुक जा रहा था कोई आवाज़ सुनने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा खाते खाते। सडनली ही अचानक से उसने पूछा, यू आर नॉट अ डिसीविंग लिटिल डेविल आर यू? यू डिडंट ब्रिंग एनीवन विथ यू? तुम एक धोखेबाज छोटे शैतान तो नहीं हो? क्या तुम अपने साथ किसी को लेकर आए हो? नो सर, आई सेड नो वन। नहीं, मैं अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया हूँ। एंड यू डिडंट टेल एनीवन टू फॉलो यू? और तुमने किसी को कहा है तुम्हें फॉलो कर, तुम्हारा पीछा करे? मैंने कहा नो सर, नहीं सर। वेल ही सेड, उसने कहा, आई बिलीव यू, यू वुड बी अ फियर्स यंग हाउंड इंडीड इफ एट योर एज यू कुड हेल्प हंट डाउन अ रेच क्रिएचर लाइक मी, हर्टेड नियर टू डेथ एज आई एम। वो कहता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, तुम हो सकते थे एक खूंखार यंग जवान, हाउंड कहते हैं शिकारी कुत्ते को, जो शिकारी कुत्ता होता है जो शिकार करता है किसी का, उसको हाउंड कहते हैं। तुम वो हो सकते थे यकीनन अपने उम्र में, और तुम मदद कर सकते थे किसी की कि वो पकड़ ले एक रेचेड क्रिएचर लाइक मी। रेचेड मतलब एक बदनसीब शख्स को जैसे कि मैं हूँ, हर्टेड नियर टू डेथ एज आई एम, और मुझे वो पकड़ ले और पकड़ कर मुझे मौत के घाट उतार दे। मतलब ऐसा हो सकता था तुम किसी को बता देते, तुम अच्छे शख्स हो, तुमने नहीं बताया। समथिंग इन हिज थ्रॉट क्लिक्ड इफ ही हैड मशीनरी इनसाइड हिम लाइक अ क्लॉक अबाउट टू स्ट्राइक। कोई चीज़ उसके हलक में क्लिक की, जैसा कि उसके अंदर कोई मशीनरी फिट हो, या जैसे कोई घड़ी है जो टिक टिक कर रही होती है। ही वाइप्ड हिज आइज विथ हिज रेक्ट स्लीव एंड आई फेल्ट अ पैंग ऑफ पिटी फॉर हिज माइजरी। उसने अपनी आँखों को साफ़ किया अपने स्लीव से, अपने आस्तीन से, अपनी फटी हुई आस्तीन से, और मुझे बड़ा तरस आया उसकी माइजरी, उसकी मुसीबत पर। वॉचिंग हिम सेटल डाउन टू ईट द पीस ऑफ मीट आई गैदर्ड द करेज टू से। जब मैंने उसे देखा कि वो खा रहा था गोश्त का टुकड़ा, मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, आई एम ग्लैड यू एन्जॉय इट। मुझे खुशी है कि तुम्हें मज़ा आया ये खाना खाकर। डिड यू स्पीक? ही आस्क्ड, क्या तुम बोल सकते हो? उसने कहा। आई सेड आई एम ग्लैड यू एन्जॉय इट। मैंने रिपीट किया, मुझे खुशी है तुमने एंजॉय किया इस खाने को। थैंक यू माई बॉय, आई डू। उसने कहा, शुक्रिया मेरे लड़के, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा खाना। आई कुडेंट हेल्प बट नोटिस हाउ मच ही एट लाइक अ डॉग, टेकिंग शार्प सडन बाइट्स and swallowing each mouthful too quickly as if he feared someone might snatch the food away. मैंने नोटिस किया कि वो कैसे एक डॉग की तरह खा रहा था, और वो तेज़ी से टुकड़े काट रहा था खाने के, और वो मुंह में भर रहा था तेज़ी से अब खाने को, जैसे कि उसको डर था कि कोई उसका खाना छीन लेगा। He glanced around constantly, uneasy and distrustful even as he ate. वो इधर उधर देख रहा था बार बार खाते हुए, बड़ा परेशान होकर, बेचैन होकर, जब वो खा रहा था कि कोई आ ना जाए, क्योंकि वो भागा हुआ कह दिया, सिंपल सी बात। आफ्टर अ साइलेंस आई वेंचर्ड टिमिडली। थोड़ा देर जब खामोशी हुई तो मैंने बात शुरू की टिमिडली मतलब बड़ी बुज़दिली से। आई एम अफ्रेड यू वॉन्ट लीव एनी फॉर हिम। मुझे लगता है तुम दूसरे वाले के लिए कुछ खाना नहीं छोड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा जो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके लिए खाना नहीं छोड़ोगे क्या? लीव एनी फॉर हू? ही आस्क्ड स्टॉपिंग मिड बाइट। खाना खाते खाते उसने मिड बाइट मतलब आधा टुकड़ा काटा उसने और छोड़ दिया, और कहा, किसके लिए छोड़ना है खाना? मैंने कहा, दैट यंग मैन, वो उस यंग मैन के लिए, द वन हु मेंशन्ड द वन हिडन विथ यू, जिसको तुमने कल बताया था जो तुम्हारे साथ छुपा हुआ है। ओ हिम, ही शिवड द ग्रफ लाफ। भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहता, ओ वो, ही डोंट वांट नो फूड, उसको कोई खाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट लुक लाइक ही डिड। मैंने कहा, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि उसको खाने की ज़रूरत है। द मैन स्टॉप्ड ईटिंग एंड स्टेयर्ड एट मी विद शार्प सस्पिशन। आदमी ने खाना रोका और मेरी तरफ घूरा शक के साथ। लुक्ड व्हेन, तुम्हें दिखा कब? अच्छा, वो तो झूठ बोल रहा था, चूँकि उसके बारे में उसको तो नहीं पता कि उसको सच्ची में दिखा। जस्ट नाउ, मैंने कहा अभी बिल्कुल। ओवर देयर वेयर आई फाउंड हिम नॉटिंग अस्लीप, आई थॉट इट वॉज यू। वहाँ पर मुझे दिखा था वो, मैंने उसे देखा कि वो सो रहा था, मुझे लगा तुम हो वो। He grabbed me by the collar, his eyes wild, and I feared he might hurt me. उसने मुझे कॉलर, मेरे गिरबान पकड़ लिया उसने, उसकी आंखों में जंगलीपन आ गया और मुझे खौफ हुआ कि अब तो मुझे मार डालेगा ये। ड्रेस्ड लाइक मी, यू से, विद अ हैट। मेरी तरह उसने लिबास पहना था, तुमने कहा। उसके पास एक हैट भी थी, एक टोपी भी थी। यस, आई सेड ट्रेम्बलिंग, मैंने कांपते हुए कहा, उसके पास टोपी भी थी। एंड विद द सेम रीज़न फॉर नीडिंग अ फाइल, और उसको भी एक फाइल की नीड थी, मतलब उसके भी टांगों में बेड़ियाँ थी। डिडंट यू हेयर द कैनन लास्ट नाइट? क्या तुमने नहीं सुना कल रात जो तोप की आवाज़ आई थी? आई एम सरप्राइज्ड यू डिडंट हेयर इट। सॉरी,
सो देयर वॉज फायरिंग, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया, ये वो कह रहा है, वो बच्चा कह रहा है, पिप कह रहा है कि हाँ, और उसके पास भी वही रीज़न था फाइल का, मतलब उसके पास भी बेड़ियाँ थी। और क्या तुमने नहीं सुना कल रात एक कैनन के आवाज़ के एक और मुजरिम कोई भागा है? सो देयर वॉज फायरिंग, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने बड़बड़ाया, ओह अच्छा कल भी फायरिंग की आवाज़ आई थी। आई एम सरप्राइज यू डिडंट हियर इट, मैंने कहा मुझे ताजुब है तुमने नहीं सुना। वी हर्ड इट एट होम एंड वी आर फार्दर अवे, हमने तो घर से सुन लिया उसको और हम तो तुमसे भी दूर रहते हैं, तुम्हारे तो बहुत करीब थी वो जहाँ से गन की आवाज़, और हमने सुन लिया तुम नहीं सुने। ही shook his head, उसने अपना सर हिलाया और कहा, when a man's alone out here, cold and starving, he hears all sorts of things, guns firing, voice calling। कहता है जब एक इंसान अकेला हो यहाँ पर, ठंड में हो, भूखा हो, हर तरह की चीज़ सुनता है वो, गन की आवाज़ भी उसको आती है और मुख्तलिफ आवाज़ें भी उसको आ रही होती हैं। He sees soldiers in red coats closing in on him, और वो देखता रहता है कि सिपाही उसके करीब आ रहे, लाल कोट पहनकर उसके करीब आते जा रहे हैं। बट देयर्स नथिंग हियर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। लास्ट नाइट आई सॉ 100 परसुइंग पार्टीज इन माई माइंड एंड द मिस्ट शूक विद कैनन फायर इवन आफ्टर डॉन। मतलब कल रात मैंने देखा सैकड़ों आदमी मेरे जहन में आ रहे थे, और जो मिस्ट, जो धुंध था, उसमें वो कैनन जो फायर हुआ था वो सुबह के बाद हुआ था। बट दिस मैन, लेकिन क्या ये आदमी भागा था? ही सीम टू रिमेंबर आई वॉज देयर। डिड यू नोटिस एनीथिंग अबाउट हिम, क्या तुमने नोटिस किया कुछ उसके बारे में? ही हैड अ बैडली ब्रूस्ड फेस, आई सेड रिकॉलिंग इट नाउ। मैंने कहा उसका बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी एक चेहरा था, मैंने कहा याद करते हुए। नॉट हियर, ही आस्क्ड स्ट्राइकिंग हिज लेफ्ट चीक हार्ड विथ हिज हैंड। क्या यहाँ पर नहीं था? उसने कहा, और अपने उल्टे गाल पर उसने हाथ रखा कि यहाँ पर निशान था। उसने, मैंने कहा यस देयर, हाँ यहीं पर उसके ज़ख्म का निशान था। वेयर इज़ ही, कहाँ है वो? ही डिमांडेड, उससे मुतालबा किया। शोविंग द लास्ट ऑफ द फूड इनटू हिज जैकेट, आखिरी जो खाना था बचा हुआ उसको अपने जैकेट में डालते हुए उसने कहा, कहाँ है अब वो? शो मी द वे ही वेंट, आई विल पुल हिम डाउन लाइक अ ब्लड हाउंड, कर्स दिस आयरन ऑन माई लेग, गिव मी द फॉयल बॉय। उसने कहा कहाँ है वो, मुझे दिखाओ वो कहाँ गया, मैं उसको खींच निकालूंगा एक शिकारी कुत्ते की तरह। और लेकिन कर्स दिस आयरन ऑन माई लेग, लेकिन बुरा हो इस लोहे का जो मेरे टांगों पर मौजूद है, जिससे मैं चल भी नहीं पाऊंगा ठीक से। मुझे फाइल दो लड़के, जो फाइल तुम लेकर आए हो अपने ब्लैक स्मिथ, अपने मतलब ब्रदर इन लॉ से। आई पॉइंटेड इन द डायरेक्शन द अदर मैन हैड गॉन एंड ही ग्लैंस्ड एट फे फॉर अ मोमेंट। मैंने उस तरफ इशारा किया जहाँ वो आदमी गया था, और उसने भी उस तरफ देखा एक लम्हे के लिए। बट देन ही वॉज डाउन ऑन द वेट ग्रास फाइलिंग एट हिज लेग, आई रन लाइक अ मैड मैन। फिर वो बैठ गया गीली घास में, और वो अपने लेग जो बीड़ी थी उस पर उसने फाइल को घिसना शुरू किया, लाइक अ मैड मैन, एक पागल आदमी की तरह। He didn't seem to care about the pain in his leg, which was raw and bloody about me. और लग रहा था उसको कोई परवाह ही नहीं थी जो दर्द उसको टांगों में हो रहा था, और वो उसका जो टांग था वो रॉ छिला हुआ था, एंड ब्लडी, उससे खून रस रहा था, लेकिन उससे उसको कोई परवाह नहीं थी। I was terrified of him again and told him I had to go, but he returns his phone. मैं खौफजदा हो गया उससे दोबारा, और मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। And at last I saw of him, his knee was bent over his knee, his head was bent over his knee, and he was working furiously at the iron, muttering curses. फिर मैंने उसे देखा कि उसने अपना सर झुकाया हुआ था अपने नी, अपने घुटनों पर, और वो और बड़े फ्यूरियसली, बड़ी तेज़ी से वो काम कर रहा था अपने फाइल के साथ, और वो रगड़े जा रहा था उस बेड़ियों को, मटरिंग कर्सेस, और बड़बड़ाते हुए बुरे भरे अल्फाज बोले जा रहा था, बड़बड़ा रहा था अपने मुंह में और कर्ज कर रहा था। द लास्ट आई हर्ड वॉज द साउंड ऑफ द फाइल स्टिल डास्पिंग एज आई डिसिपेट इन द मिस्ट। और आखिरी में मैंने आवाज़ सुना, मैंने फाइल की आवाज़, फाइल के रगड़ की आवाज़, जो रगड़े जा रहा था वो, और जबकि मैं खो गया, मैं चला गया धुंध के अंदर। आई फुली एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ पुलिस मैन इन द किचन वेटिंग टू अरेस्ट मी। मुझे पूरी तरह से मुझे उम्मीद थी कि किचन में को पुलिस वाला मेरे इंतज़ार कर रहा होगा मुझे हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, चूँकि मैं किचन से खाना चुराया मैंने। बट नॉट ओनली वॉज देयर नो पुलिस मैन, बट नो डिस्कवरी हैड येट बीन मेड ऑफ द रॉबरी। लेकिन मैंने देखा कि कोई पुलिस मैन मेरे घर पे नहीं था, और ना ही किसी को मेरी चोरी के बारे में पता लग सका। मिसिस जो वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर क्रिसमस। मिसिस जो है वो क्रिसमस की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा, एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थे?
शी डिमांडेड, उसने मुतालबा किया। जो क्वाइटली क्रॉस 2 fingers एंड शोड देम टू मी अवर सीक्रेट सिग्नल दैट माई सिस्टर वॉज इन बैड मूड। जो ने खामोशी से क्रॉस 2 fingers, दोनों फिंगर्स को इस तरह से उसने क्रॉस किया, 2 fingers को उसने क्रॉस किया और उसने मुझे क्रॉस करके दिखाया 2 फिंगर को, और ये हमारा सीक्रेट सिग्नल था, हमारा सीक्रेट सिग्नल था ये, जो और मेरा। जब भी मेरी बहन ख़राब मूड में होती वो इस तरह सिग्नल देता कि अभी मूड ठीक नहीं है तुम्हारी बहन। आई वेंट डाउन टू द विलेज टू लिसन द क्रिसमस कैरोल्स। मैंने झूठ कहा, आई लाइड, मैंने झूठ कहा, मैंने कहा कि मैं गाँव में गया था क्रिसमस के नगमे सुनने के लिए। बस यहाँ के निशान लगा लें हाईलाइट तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में टाइम